ठीक है, ये ई का फार्मूला था, हमने कल क्लास में पढ़ा हुआ था। इसी के नीचे अब बुक में देखो फार्मूला एक बी लिखा हुआ है। इस बी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, इस बी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो आज हम देखेंगे पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला कितना हो जाएगा? 1/4πε/Q/R हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला था उसमें नीचे वाला पावर एक आर कम हो जा रहा है, बाकी और कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखो इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे अपने मैकेनिक्स से कि चीजें बहुत इजीली बन जाए हमारे लिए। तो मैकेनिक्स में इसको कोरिलेट करेंगे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने जब इसको ड्राइव किया था कूलम्स लॉ यूज करके, तो हमने देखा था कि फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई ड्राइव किया था हमने। क्या ड्राइव किया था? फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। अब ये जो पोटेंशियल होता है ये आपका वर्क के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? वर्क के इक्विवेलेंट होता है ये। अब वर्क क्या होता है? वर्क आपका होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब एफ में एक आर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या अगर इस वाले फार्मूले को पुटअप कर देंगे तो क्यू ई इंटू आर कर दिया जाएगा। अगर क्यू इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो ये B इक्वल टू ई इंटू आर दिख जाएगा। तो इसकी वजह से इसका एक पावर यहाँ पे कम आपको फार्मूले में मिलेगा। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है उसमें आप R से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पोटेंशियल का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपको पोटेंशियल का फार्मूला मिल जाएगा। चलिए कुछ बातें हैं इनके बारे में और डिटेल में लिखेंगे, अब हम नोट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल क्या है? ये वर्क से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? ये फोर्स से रिलेटेड थी, है ना। चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने वर्क कैलकुलेट किया था इन्फिनिटी से आर पे लाके किसी पॉइंट मास को, वही काम सब यहाँ पर दोबारा करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, बस ध्यान रहेगा वहां पे मास की वजह से होता था, यहाँ पे चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसमें जो नोट करना जानना वो ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको बी से लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε Q/R। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। किसी चार्ज की वजह से यहाँ पे आप मान लो कोई चार्ज है यहाँ पे, और किसी टेस्ट चार्ज को क्या करना है? किसी टेस्ट चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लाना है, किसी टेस्ट चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लाना है, किसी टेस्ट चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लाना है इसके पास में। ठीक है, तो सपोज कर लो कि दिस इज Q1, दिस इज Q2, Q1 है, Q2 को ला रहे हो, तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मान लेते हैं कि E है। ठीक है, तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा E इंटू Q2, E इंटू
Q2 अभी मैं डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्शन वगैरह साइन बाद में देख लेंगे। ये फोर्स लग गया, तो अब अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क कितना होगा? तो वर्क होता है आपका, मान लेते हैं DW, तो ये हो जाएगा F इंटू डी आर, ये बन जाएगा E Q2 इंटू डी आर। तो ये DW का जो फार्मूला बनेगा, E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपान R स्क्वायर इंटू डी आर इंटू Q2 यहीं पे लिख दो, ठीक है, इंटू Q2 लिख दो। अब देखो ये R का फंक्शन है, Q1 Q2 कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से? इन्फिनिटी से R तक के लिए DW को इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर कर दो, Q1 Q2 बाहर कर दो, अंदर बचेगा आपका इन्फिनिटी टू R 1/R स्क्वायर डी आर। क्या बचेगा? 1/R स्क्वायर डी आर बचेगा। अब देखो ये जो DW वाला पोर्शन है ये R से इंडिपेंडेंट है, तो इसकी वैल्यू जो है ये बन जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये बन जाएगा W, और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, और 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/R होता है, और ये आप यहाँ पे इन्फिनिटी टू R पुटअप कर दो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, पहले R पुटअप करेंगे तो माइनस साइन बाहर बच जाएगा, -1/R, और 1/इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R बन गया, ये बन गया W। मतलब हुआ कि टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज Q की फील्ड लाने में आपका वर्क निगेटिव है, मतलब आपको वर्क करना पड़ा, क्या है? आपको वर्क करना पड़ा, और ये जो वर्क किया गया है वही इस सिस्टम यानी Q1 Q2 का जो सिस्टम बनेगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कंजर्व हो जाएगा। तो सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? B, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R, कितना बन जाएगा? Q1 Q2 अपान R। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, B क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब Q1 Q2 में Q2 इक्वल टू 1 पुटअप कर दो, Q2 इक्वल टू 1 पुटअप कर दो, तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R बन जाएगा आपका। यानी किसी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? तो नोट कर लो। नोट कर लेना तो बता देना हमें। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ट्रिक सीख लिया। ट्रिक कितना है खाली कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फार्मूला है उसमें आर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिल जाएगा। तो बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 नोट कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल at an angle theta with the axis। मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, इसी से आपका एक्सिस और परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन था, दोनों का फार्मूला बन जाएगा। तो हमें पता है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता था वो कितना होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था, P होता था, cos थीटा होता था, है ना, अपान r क्यूब होता था, है ना। यस सर। तो इसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला B कितना हो जाएगा? इसको R से मल्टीप्लाई कर दें तो एक पावर इसका कम हो जाएगा, B की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा अपान r स्क्वायर हो जाएगी। अब जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो r अपान r स्क्वायर हो जाएगा, और काश आपका थीटा की वैल्यू उस हिसाब से बदलेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो जो भी फार्मूले थे हमारे पास में उन सारे फार्मूले को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि डाइपोल हमारा ये था, इस तरीके का डाइपोल था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे हमारे पास में, प्लस क्यू माइनस क्यू या माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ से r डिस्टेंस पे ये हमारा 2l लेंथ होता था, l, और यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हम निकालते थे वैल्यू, और यहाँ से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P डैश पे भी वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दोनों के वैल्यू जाते थे आए हुए थे उसमें क्या करना है, उसका एक खाली पावर r में कम कर देना है। ठीक है, सिर्फ r में एक पावर कम कर देना है, आपको उसका पोटेंशियल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। करके बताओ फार्मूला क्या आएगा, बता दो हमें भी। आ गया? नहीं पता आ रहा है तो मैं लिख दूं फार्मूला। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसका फार्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 2p अपान r क्यूब। क्या होता था ये? 2p अपान r क्यूब होता था। इस पॉइंट पे कितना होता था फार्मूला? इस पॉइंट पे होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपान r क्यूब होता था ये। ठीक है, ठीक है, तो
इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिर्फ पावर 1 आर कम हो जाएगा खाली। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ये हमें पता है, स्टार्टिंग में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके हमने इसको किया हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे इसको सरफेस डेंसिटी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो फार्मूला नोट कर लें। लिखो सरफेस डेंसिटी of charge, surface density of charge at any point, surface density of charge at any point on the surface, at any point on the surface of two sphere, at any point of the surface, ठीक है, on the surface of two sphere is inversely proportional to their radii। मीन्स अगर दो सरफेस हैं ए और बी, उन पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी है और उनके रेडियस आर ए एंड आर बी है, तो उनमें जो रिलेशन होगा वो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इक्वल टू आर बी बाई आर ए हो जाएगा, आर बी बाई आर ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इसी का कोरोलरी है, छोटे छोटे पॉइंट है। आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि दो चार्जेस हैं, एक पे चार्ज कुछ यूनिट था, एक पे चार्ज कुछ और यूनिट था। इन दोनों को मिलाते थे तो मिलाने के बाद में इन दोनों का जो चार्ज होता था वो इक्वल हो करके और बराबर में दोनों बढ़ जाता था, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ये शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम देख रहे हैं कि अगर शेयरिंग हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रेशियो में क्या रिलेशन बनेगा या क्या चेंजेस आएगा, ये भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देगा, डायरेक्ट फार्मूला रखना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। After sharing of charge, electric field ratio on the surface of two conductor, electric field ratio on surface of two conductors, on surface of two conductors। ये क्या होगा, जब चूंकि चार्ज आपका प्रोपोर्शनल टू आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता जाएगा। ये भी बन जाएगा ई ए बाई ई बी इक्वल टू आर बी बाई आर ए।
RB बाई RA ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहो तो दो स्फीयर बना लो। एक स्फीयर है, इसका रेडियस RA है, एक दूसरा स्फीयर था जिसका रेडियस RB है। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए था, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। कंडक्टर स्पेस है, मतलब हेलो स्फीयर है ये, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो आफ्टर शेयरिंग चार्ज सिग्मा ए सिग्मा बी में जो रिलेशन होगा ये होगा, और आफ्टर शेयरिंग चार्ज जो इनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये इस रेशियो में होगी, इस तरीके से। ये और ए बी का जो रेशियो होगा वो RB/RA हो जाएगा। नोट कर लिया? हो गया बेटा? Yes, sir. अब अगर टोटल चार्ज कैपिटल Q हो तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा दोनों स्फीयर पे वो क्या होगा? तो इसी का एक कोरोलरी ये भी है, सेकंड पॉइंट इसमें ले लेते हैं, सेकंड स्टार। If Q is the total charge, ऑफ द सिस्टम, मतलब Q1 Q2 दोनों को मिला करके जो भी चार्ज है टोटल वो Q बन जाता है आपके पास में। देन आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस ऑन these two sphere या conductor sphere, on these two conductors are given by QA will be R1 upon R1 plus R2 into Q, एंड Q विल बी, तो ये AB लिखा है तो इसको भी AB लिख लो, 1 को क्यों करें, ये बन जाएगा RB अपॉन RA प्लस RB इंटू Q, और यहाँ से QA अपॉन QB अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। पीछे आपने देखा था कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RA RB के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पीछे देखा था कि चार्ज डेंसिटी वो रेडियस और उससे रिलेटेड होता था। सिग्मा इज डिफाइंड बाय Q बाई A, है ना। तो जो सिग्मा का रिलेशन होगा वो Q के इनवर्स वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा, ठीक है। सिग्मा वाज इक्वल टू Q बाई A, ठीक है। A में ही आपका R आएगा, ओके। नोट कर लिया? ठीक है। Yes, sir. अब कुछ छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करेंगे पहले, फिर इनको डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। इसको हमने पढ़ा हुआ था पिछली बार, पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला ड्राइव किया है। उसी फार्मूला में एक आर का पावर कम करते जाएंगे, मिल जाएगा। एक जगह पे चेंज आएगा इनसाइड वाला, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो जाती थी, यहाँ पोटेंशियल में कुछ वैल्यू मिलेगी आपको जो कि कांस्टेंट रहेगी। देखते हैं क्या मिलेगी। ठीक है, लिख लो नंबर 1, पोटेंशियल ऑन दी surface of a on the surface of a charge sphere कितना होगा? तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज स्फीयर है तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि सारा का सारा चार्ज किसी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो। कहाँ पे? किसी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, जैसे कि उसके सेंटर पे ही खाली कंसंट्रेटेड हो पूरा का पूरा चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। कितनी होती थी? क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर होता था तो। कल देखा था हमने। तो इसी में आर से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। इसकी वैल्यू पता है 10 इंटू 10⁹ होती है, तो इसको कई बार इस तरीके से 9 इंटू 10⁹ क्यू बाई आर, यूनिट इसका बोल्ट होता है। बोल्ट लिखते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, चाहो तो यहाँ पे नोट लिख लो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज the charge is supposed to be concentrated at the center of sphere। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा चेंज होती है, तो इसको हम रेड से लिखेंगे और इसको नोट बना के लिखेंगे, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, और अगर ध्यान नहीं रहेगा तो हम गलती कर जाएंगे इसको। तो लिखो पोटेंशियल at any point inside the sphere। ठीक है, लिख लो, it is same and equal to the potential on the surface। potential on the surface of sphere।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मीनिंग समझ लो। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। अब जब कहीं पे हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्या होता है, जब कहीं पे आपका सेम पोटेंशियल होता है तो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चूंकि हमने अभी देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये वर्क डन जो हुआ था, आपने जो वर्क कंजर्व हुआ था, ये उसी की वैल्यू थी। तो अगर हमसे कहीं पूछा जाए कि किसी चार्ज को, कोई चार्ज क्यू है यहाँ पे, इसकी वजह से कोई फील्ड है, और किसी दूसरे चार्ज को मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, और इसको किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाया जा रहा है, तो लाने में कितना काम किया जाएगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाने पर कितना काम किया जाएगा? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए है, तो यहाँ से Q से इसका जो डिस्टेंस होगा ए का, वो आर ए हो जाएगा, और जो बी का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? आर बी हो जाएगा। तो ये हम इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के उनका डिफरेंस निकाल करके भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकाल के उनका डिफरेंस निकाल के भी निकाल सकते हैं, या जैसे हमने इंटीग्रेशन किया था उस तरीके से भी करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए से बी फार्मूला था, ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास में, अपान आर स्क्वायर इंटू Q2 करेंगे तो ये पूरा फोर्स हो गया आपके पास में, और इसमें dr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, dr से मल्टीप्लाई कर तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ए बी की जगह पे इसको हम आर ए आर बी लिख दें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा आर ए आर बी 1/r स्क्वायर डी आर, और 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन -1/r होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये बन जाएगा -1/r आर ए आर बी। जब आर ए आर बी की लिमिट रखने तो पहले आर बी रखते हैं अपर लिमिट, फिर उसमें से माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस साइन को यूटिलाइज कर लेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और -1/RB प्लस 1/RA हो जाएगा। तो इसको ढंग से लिखें तो 1/RA माइनस 1/RB लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब देखो इस Q2 से अगर हम WAB को डिवाइड कर दें तो ये पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। WAB अपान Q2 कर दें अगर हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 ब्रैकेट में 1/RA माइनस 1/RB हो जाएगा, ये है ना। इसी को ढंग से अगर लिखें और इसको अंदर लें तो ये BA माइनस BB हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये BA माइनस BB। पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी का डिफरेंस जो है
वो आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला हमारे लिए निकलेगा, फार्मूला निकलेगा W इक्वल टू डेल्टा बी इंटू क्यू। ठीक है, किसी भी चार्ज को अगर दो पॉइंट के बीच में ट्रेवल करवाना है, ले जाना है, लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? उनके पोटेंशियल डिफरेंस को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगी उसके बराबर। ओके, ठीक। Yes, sir. ओके, चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके एक रिलेशन यहाँ पे और लिखते हैं, इसको यूज करेंगे आगे हम। हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि बी और ई में क्या रिलेशन था? बी का फार्मूला पाने के लिए ई में आर से मल्टीप्लाई करना होता था, है ना? तो इसको एक्चुअली में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ई इक्वल टू डी बी बाई डी आर लिखते हैं। इसको मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड लगा देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और रेडियस तो आपका डायरेक्शन है ही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? E इक्वल टू डी बी बाई डी आर लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कैपेसिटर में यूज करेंगे। E इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो पोटेंशियल के जो फार्मूले हमने देखे अब तक वो है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर, पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला हमने देखा वो डेल्टा बी इंटू क्यू देखा, और तीसरा फार्मूला देखा वो हमने E इक्वल टू डी बी बाई डी आर देखा हमने। ठीक है, देखिए इसको आपको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ डेल्टा बी। इसको लिख सकती हैं डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये डेल्टा है, डेल्टा। इसको आप लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, माइनस डेवा बी बाई डेवा एक्स आई माइनस डेवा बी बाई डेवा वाई जे कैप माइनस डेवा बी बाई डेवा जेड के कैप, where this del is this del is known as del operator. दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर। इसकी वैल्यू होती है डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई जे कैप, डेवा बाई डेवा जेड के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये बी का बी एक्स बी वाई बी जेड के साथ में कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, बी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, जो पीछे था हमने देखा था वहां पे, इस वाले पॉइंट को दोबारा से लिखेंगे इसी चीज को, ताकि भूलने के चांसेस कम हो। नोट कर लिया यहाँ तक? डन? 1 minute, sir.
हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें। If at any point E इक्वल टू 0, अब ध्यान रखना थोड़ा मैथ का है यहाँ पे, E इक्वल टू dB बाई dx था। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मीनिंग होता है कि B कांस्टेंट है ना लावण्या? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अगर dx dy बाई dx पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग। और 0 आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन, है ना? यस सर। तो किसी पॉइंट पे अगर E 0 है मीन्स dB बाई dx 0 है, इसका मतलब होगा कि B आपका कांस्टेंट होगा, है ना? यस सर। B कांस्टेंट होगा। बस इसी बात को ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो इफ एट एनी पॉइंट E इक्वल टू 0 देन B may or may not be 0। 0 भी कांस्टेंट होता है, ठीक है? क्या है? 0 भी कांस्टेंट होता है। अगर 0 भी लगातार है तो भी कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है? तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई और भी कुछ नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो फिक्स रहेगा अगर E 0 है तो, ठीक? एग्जाम्पल, inside a charged sphere या कंडक्टर E इक्वल टू 0 बट B इज नॉट 0, कितनी वैल्यू होती है? जितना उसके सरफेस पे होता है। अच्छा एक चीज देखो, हमें लगता है कि शायद छोटी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। हमने शायद लिखा था लेकिन शायद 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 डाइपोल वाला, ये वाला यहाँ पे देखो एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, मिसिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, लेकिन जो इसके पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो ये होता है। क्या होता है? इसके पोटेंशियल का वैल्यू ये होता है। देखो पावर R एक कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहीं पे चाहो तो लिख लो एट एक्सिस, या एट एक्सिस मीन्स P cos थीटा विल बी 1, तो B की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर, एंड एट इक्वाटोरियल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री बन जाएगा ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो B इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है? क्या हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा 0। अभी इसके डेरिवेशन को करेंगे तब और समझ में आएगा क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 0 बन जाएगा ये, ठीक है? ओके? यस सर। हाँ तो इसको यहाँ पे नोट कर लो, नहीं तो पता चले कि खाली R कम करते घूमो और जो है फिर आप इसको भूल छोड़ ही दो आप यहाँ पे, ठीक है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में फार्मूला √1 + 3 cos थीटा करके होता था, याद रखना उसको, ठीक है? चलिए नोट कर लिया?
नोट कर लिया बेटा? नहीं? Yes, sir. तो नेक्स्ट कंक्लूडिंग पॉइंट जो अभी नोट किया, इसी को दोबारा एक और इसको भी लिख लो कि अगर b 0 हो तो इसका मतलब भी नहीं कि e भी 0 हो जाए। ठीक है, e 0 था तो b कांस्टेंट था, तो चाहे सर 0। एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो प्लीज। ठीक है, एक मिनट। हो गया? थैंक यू सर, हो गया। इसको भी नोट कर लो। इफ b equal to 0 at a point, then e may or may not be 0. Example, on the equatorial line of dipole, b equal to 0 but e does not equal to 0. e की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 p by r क्यूब होती है। ठीक, अभी हमने स्फीयर वाले में पढ़ा था कि स्फीयर के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो ऐसे सरफेस को इक्वि पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। चाहे तो डिफिनेशन नोट कर लें, यहाँ पे लिख लो। इक्वि पोटेंशियल सरफेस, ये डायरेक्ट आपके सीबीएसई में एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एनी सरफेस any surface over which the potential is constant is called इक्विपोटेंशियल। इक्यू मतलब इक्वल, is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इक्विपोटेंशियल होता तो वर्क डन 0 हो जाता है इस पे। ठीक है, नंबर 1, क्योंकि पीछे हमने देखा था वर्क डन के लिए जरूरी क्या था? डेल्टा बी इंटू क्यू, 2 पॉइंट के बीच में डेल्टा बी होना चाहिए। एक सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो बी माइनस बी, डेल्टा बी 0 हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. वर्क डन
in moving work done in moving a charge over an equipotential surface zero. Number 2, the electric field, हमने बताया था स्फीयर होता है तो हमेशा इसके बाहर निकलता है, रेडियली निकल जाता है, और रेडियस जो होता है वो हमेशा सरफेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है एक तरीके से, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वर्क डन 0 है, और वर्क क्या होता है F इंटू आर होता है या F इंटू एक्स होता है, और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि R और F दोनों के बीच में डायरेक्शन 90 डिग्री का है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि वर्क डन 0 ऊपर प्रूव किया जा चुका है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस चैप्टर में कोई किसी को कहीं काट वाट नहीं रहा है, याद रखना, ठीक है। सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अदरवाइज उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 4 ये देख करके आपको आंसर हल करने में हेल्प करेगा। पॉइंट, द स्पेसिंग बिटवीन equipotential surfaces provides information about strong and weak fields. आई होप नोट कर लिया होगा। Yes, sir. अब देखें तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट वोल्ट होता है, ये जूल के इक्विवेलेंट हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने देखा था कि वो रिलेटेड थी डब्लू के साथ में, डब्लू बाई क्यू जूल पर कूलम, है ना, इक्वल टू वोल्ट था, है ना। ठीक है बेटा, ओके। तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी की तरह
बिहेव करेगी। तो अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। मान लेते हैं कोई सिस्टम है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे आपको बताना है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल B होगा, B लिखो या U लिखो, P लिखो या U लिखो, वो क्या होगा, इन सब की वजह से जो भी होगा वो B1 प्लस B2 प्लस B3 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 की इक्वल हो जाएगा। अगर n चार्जेस होंगे तो Bn तक चला जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे इसका चार्ज इसके वैल्यू को इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज के साइन के साथ में B1 B2 B3 की वैल्यू लिखेंगे, तभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये चीज और क्लियर होगी। नोट कर लिया। अब 2 पॉइंट बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस लेंगे। इसकी वैल्यू होता है u, ये होता है 1/2 हाफ, हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे समेशन लग जाएगा, I इक्वल टू 1 to n जितना भी है। ठीक है, और जितना पेयर बनेगा उससे उसके साथ में, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो और समझ में आएगा। ये QI QJ अपान RIJ होगा, where I does not equal to J। इसका मीनिंग हो गया कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से निकालनी पड़ेगी, और सबको निकाल करके जोड़ लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे I इक्वल टू 1 to n, J इक्वल टू 1 to n लिखा गया है। ठीक है, अब अगर n चार्ज है तो उनकी वजह से कितना पेयर बनेगा, तो इसका भी फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस से कितना पेयर बना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बन रहा था यहाँ पे। इसी तरीके से अगर n चार्ज है तो कितना बनेगा पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस formed by n point charge, formed by n point charges are n into n minus 1/2। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले को जस्टिफाई कर सकते हो, 3 into 2/2 इक्वल टू 3। कितने चार्ज बने थे, 1 2 3 पेयर बने थे। ठीक, तो इस तरीके से हर एक को आपको निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितनी पॉइंट हो गई, यस सर। ओके। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बचता है तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो है एनसीईआरटी देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं, तो अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए
एक्चुअली में एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अलग सेपरेट चैप्टर बना दिया है, बट एक्चुअली में अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें साथ में मिलेंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ में मिलेंगी पढ़ने के लिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए उनको, इसलिए हमने भी इसको साथ में पढ़ लिया है। ठीक है, ये है। तो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन आपको डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 बढ़िया कमेंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना, बड़ा हेल्प मिलेगा आपको समझने में चीजों को। ठीक, ये दी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनीशन यहाँ पे आपको, और ये क्या डिफाइन की गई है, डेल्टा बी बाई क्यू के टर्म में, डेल्टा बी बाई क्यू के टर्म में, डेल्टा बी बाई क्यू के टर्म में। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज था, ये वर्क W था, ये W है, W बाई क्यू। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इक्वल टू वर्क डन या वर्क अचीव। बड़ा अच्छा फिगर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। ये क्या बताता है कि जो वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। आप इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, क्यों? क्योंकि आपने देखा था जो फार्मूला आया था वो आया था 1/4πε Q1 Q2 1/RA माइनस 1/RB, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आया था। इसमें ये कहीं नहीं आया था कि आप पाथ कौन सा चूज करोगे। ठीक है, ये पोजीशन फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक, वर्क डन आपको उतना ही मिलेगा चाहे जिस पाथ से आप जाओ। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस कर लिया, फार्मूला लिख लिया था, अच्छे से देख भी लिया है, इसको ड्राइव भी कर लिया है हमने। ये वेरिएशन दिखाया गया है, देखो E का वेरिएशन 1/r² के हिसाब से होता है और B का वेरिएशन 1/r के हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से ये आपके पास में इसका कर्व में चेंज आपको दिखेगा ये। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने के लिए करना, ट्राई करना। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू ए चार्ज, Q दिया हुआ है 9 cm दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल निकालना है 1/4πε Q/R, फार्मूला पुटअप कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा गया है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, Q2 दिया हुआ है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी से पॉइंट P को लाना है, यानी सेकंड पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ R मिलेगा एक पॉइंट आपको, यानी डेल्टा B मिल गया, सिर्फ और सिर्फ Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, W = Q × B कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यस, नो, मे बी? Yes. Yes, sir. पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब देखो इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ था तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूले को रख देना है और देख लेना है वैल्यूज को, जैसे बाकी जगह करते हैं वैसे यहाँ भी कर लेंगे। ये थीटा एंगल पे ड्राइव कर लिया गया है, यहाँ पे ये यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में R1 डिस्टेंस है, इसके रिस्पेक्ट में R2 डिस्टेंस है।
और यहाँ से इसको r डिस्टेंस ले लिया गया, तो r1 r2 का रिलेशन निकाल लिया गया है। बस इस बात को दिमाग में रखना है कि r1 की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, r2 की वैल्यू होगी जो ये होगी, इसमें कुछ अलग नहीं है। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साथ में है, इसमें -2ar cos थीटा, इसमें +2ar cos थीटा है। ठीक है, आर की वैल्यू आपने निकाल लिया। आर की वैल्यू निकालने के बाद में उसकी फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देना है, और पुटअप करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये यहाँ पे पुटअप करके। तो जब आप इसको ला करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या देखोगे आप कि ये r1 इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 2a cos थीटा r प्लस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी तो इग्नोर कर सकते हैं उसको। उसी तरीके से इस वाले r2 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको पुटअप करेंगे, बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम यूज करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला निकल जाएगा जो कि हमने देखा हुआ था, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा अपन r स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे। अलग अलग पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो क्या होगा। ठीक है, डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो r के अलावा थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, जो डायपोल का होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने डिस्कस कर लिया था। Q1 है, Q1 की वजह से B1 हो जाएगा, Q2 की वजह से B2 हो जाएगा, Q3 की वजह से B3 हो जाएगा। जितने हैं सबको लिख लेना है और उन सबको एक साथ में जोड़ देना है। ये जुड़ करके बन गया पूरा। क्वेश्चन दिया हुआ टू चार्जेस इतना एंड इतना आर लोकेटेड 15 cm अपार्ट, ये दोनों डायग्राम में बना के दे दिया है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. किस पॉइंट पे जीरो है? तो मान लो किसी पॉइंट पे जीरो है P पे, यहाँ से इसके डिस्टेंस x मान लो, तो पूरे के डिस्टेंस आपकी पूरी 15 दी हुई है। अगर ये x है तो ये 15 - x हो जाएगी। दोनों के फार्मूले में पुटअप कर दो, b1 b2 निकाल लो, दोनों को जोड़ के इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, ये इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, b1 b2 दोनों को रख करके सॉल्व करके इसको x की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, ट्राई करना, घर पे नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना। एग्जाम्पल Yes, नंबर sir. 2.3 पढ़ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसको पढ़ना, समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, मैं बताऊंगा इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस कर लिया अच्छे से हम लोगों ने, बता भी दिया। कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। डाइपोल का लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इन डायग्राम को देखना है, इनको ध्यान में रखना है, कॉपी में बनाना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह के डायग्राम बना के दे देते हैं तो याद रहेगा, तो इजीली बन जाएगा। ये रिलेशन हमने देख लिया, E इक्वल टू डेल्टा बी बाई डी एक्स के टर्म में देखा हुआ, यहाँ पे डीएल लिखा हुआ है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है हमें। पोटेंशियल एनर्जी आप पे सिस्टम हमने निकाल लिया है। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी हमें,
वो ये मिल जाएगी। देखो 3 चार्जेस थे तो Q1 Q2 का मिल गया, Q1 Q3 का मिल गया, Q2 Q3 का मिल गया, है ना। Q1 Q2 एक सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, दोनों का निकाल करके जोड़ लेना सारा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, इसी पे आपको बनाना है। जब भी बनाओगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक इसके साथ में बन जाएगा। तो इसमें क्या करना, हर एक को एक के साथ में बनाना है अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो आपको। बट क्वेश्चन बेहद इजी पूछा गया है। 4 charges are arranged at the corner of a square. Find the work required to put together this arrangement. इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए क्या काम किया गया। द चार्ज Q is brought to the center E of the square. The 4 charge being held fixed at the corner. ये आपके कॉर्नर पे ऑलरेडी है। अब Q0 को यहाँ पे लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, तो ला करके आपको बताना है कितना वर्क होगा। तो इसकी वजह से निकालना पड़ेगा वर्क, इसकी वजह से निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से निकालना पड़ेगा। ध्यान दे दो, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक में लाने पे वर्क लगेगा, दूसरे में लाने पे वर्क आपको लूज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप 4 है, चारों के स्टेप को निकाल लो, और चारों के स्टेप को निकालने के बाद में उन सबको एक साथ में ऐड कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं अपने वर्क को। बनाना ट्राई करना अच्छे से बैठ करके, नहीं बनेगा तो कल पूछना। ठीक है, ये भी देख चुके हैं हम लोग। दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, तो Q1 की वजह से Q2 का क्या बनेगा, वो बनेगा Q2 इंटू B1। Q1 पे Q2 की वजह से क्या बनेगा, वो Q1 B2 बनेगा। और इन दोनों का आपस में क्या बनेगा, वो बनेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12। इन सबको जोड़ देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन है, बनाना इसको। अब इसके बाद वाला जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल एक्सटर्नल फील्ड, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तब देखेंगे जब आप ये सारे एग्जाम्पल बना लोगे, अब बुक की रीडिंग कर लोगे। ठीक है, तब ये आएगा। ये सिंपल है क्योंकि हमने डायपोल पढ़ा हुआ है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने चार्ज के लिए पढ़ा हुआ वही डायपोल के लिए भी हो जाएगा। टाउ इंटू पी इंटू ई बन जाएगा, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल कल हम लोग और करेंगे, हमारी तरफ से न्यूमेरिकल होंगे वो, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कंडक्टर्स के लिए, कैपेसिटर के लिए। तो ये हम लोग आगे देखेंगे बाद में। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आप लोग पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह। तो टाइम मिले तो पढ़ना चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो अपने आप से। ठीक है, बाकी ये चीजें बाद में देखेंगे। ठीक, हाँ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहोगे आप लोग?